डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझेंगे कि एक सेल, एक बैटरी जो है सर्किट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कितना पावर सप्लाई करता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कंडक्टर है ए बी एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई एंड ए से एंड बी की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक, एक कंडक्टर है ए बी, इसमें एक करंट आई ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। ए का पोटेंशियल मान लीजिए वी ए, बी का पोटेंशियल मान लीजिए वी बी। और जैसे कि हमको मालूम है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो निश्चित रूप से वी ए बड़ा होगा, वी बी छोटा होगा। अब टी टाइम में, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, तो हम कहते हैं तो लेट ए करंट आई इज फ्लोइंग in the conductor AB if potentials of A and B are VA and VB, then VA will be greater than VB। ये बात तो समझ में आ रही है। ए का पोटेंशियल बी से बड़ा होगा। अब हमको मालूम है कि आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। तो किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इतना चार्ज इस कंडक्टर से होकर के फ्लो हुआ, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा। मतलब वी ए पोटेंशियल से वी बी पोटेंशियल पर आ गया, हाई से लो पोटेंशियल पर आ गया, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा या चेंज निकालिए। देखिए, एंड देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू द चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इतना। अब डेल्टा क्यू की जगह मैं इतना रख सकता हूँ आई इंटू डेल्टा टी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी के बराबर है। मान लीजिए वी के बराबर है, और आप देख रहे हो कि ये निगेटिव आ रहा है, क्योंकि वी बी इज लेस देन वी ए, छोटे में बड़े को घटा रहे हैं तो निगेटिव आया, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी में लॉस मिला। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी में जितनी लॉस हुई है, काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन होना चाहिए। अब यदि इलेक्ट्रॉन एटम या आयन के साथ बिना कोलिजन के चलते फ्री मोशन करते, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाता है। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली देन डेल्टा के द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। पोटेंशियल जितनी लॉस हुई, काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन होगा। तो कितना गेन होता, तो डेल्टा के बराबर मिलता आई इंटू डेल्टा टी इंटू वी। लेकिन हमें मालूम है कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड, जिसको कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, से मूव करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं हो रहा है। तो जो पोटेंशियल जो लॉस हुई वो किस में बदला, कहाँ चला गया,
तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। और इसीलिए जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर हीट यानी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल जितनी लॉस हो रही है वो सब कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी पे, हीट एनर्जी में। क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ रही है, यदि बढ़ती तो ये होता, लेकिन नहीं बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन नहीं हुआ। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव in a conductor with a constant speed Vd, and therefore loss in potential energy not converts into kinetic energy. It converts into हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट होगा ही। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एटम से या जैसे इलेक्ट्रॉन किसी आयन से टकराता है, अपनी एनर्जी उसको शेयर करता है। और जब एटम को एनर्जी मिलती है तो एटम का वाइब्रेशन स्पीडली हो जाता है। एटम जो है ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। और एटम जितनी ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेगा, कंडक्टर की टेम्परेचर उतनी ज़्यादा हाई होगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कंडक्टर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। कंडक्टर गर्म हो रहा है। तो कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुआ? तो हीट एनर्जी बराबर है माइनस डेल्टा यू। जितनी पोटेंशियल जब लॉस हुई वो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई शेयर यहाँ पर है नहीं। तो कितना मिला? W इजिकल टू I इंटू डेल्टा T इंटू V। तो इसको मैं डेल्टा W कह देता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क। इतना। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा T, द वर्क अपॉन टाइम। तो डेल्टा T को मैं इधर ले आता हूं तो क्या मिलेगा? V इंटू आई। तो इतना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। यदि एक कंडक्टर में V पोटेंशियल डिफरेंस लाने पर I करंट उसमें फ्लो होती हो तो वहाँ इतना पावर डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। P इजिकल टू वी आई। हमको मालूम है कि V बराबर होता है आई आर। तो मैं V की जगह आई आर रख सकता हूँ या I की जगह V अपॉन आर रख सकता हूँ। एंड देयरफॉर P बराबर मिलेगा आई स्क्वायर आर या बराबर मिलेगा V स्क्वायर बाई आर। तो पावर जो है इतना मिलता है। यूनिट क्या होगा? वाट। वाट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर पावर इंटू टाइम, तो क्या मिला? वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। और ये सब एनर्जी है तो जूल में आएगा, इसका यूनिट होगा जूल। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर। अब यहाँ देखिए कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। हाउ? कैसे? तो सिंस P इज गिवन बाई आइदर आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर, and therefore P is proportional to R. कब?
व्हेन I इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक सेम करंट डिफरेंट कंडक्टर्स में हम फ्लो करें तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा पावर डेवलप होगा। और ये कहाँ होता है, जैसे कि हमने कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसमें कोई करंट फ्लो किया तो करंट तो सबके लिए सेम होगा। अब रेजिस्टेंसेस मान लो R1, R2, R3 हैं और इनमें रिलेशन कुछ ऐसा हो कि R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3, then the power developed in first will be greater than second and it is greater than the third। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ डेवलप होगा, पहले रेजिस्टेंस में, पहले कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन बट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक उल्टा रिलेशन आ गया। लेकिन कब, व्हेन V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ ज़्यादा पावर डेवलप होगा, वहाँ हमको ज़्यादा पावर मिलेगा। ये कब मिलता है, जब रेजिस्टर्स को, जब कंडक्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल मिलेगा। हमने इन्हीं रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और फिर करंट सप्लाई किया तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई सेम होगा सबके लिए, कॉमन। तो अब V सबके लिए सेम है और जैसे कि हम कह रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 एंड देयरफॉर नाउ P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। यानी सबसे ज़्यादा पावर कहाँ डेवलप होगा, जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ सबसे ज़्यादा पावर डेवलप होगा। जितने भी डोमेस्टिक वायरिंग होते हैं आपके घर में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी जितने भी डोमेस्टिक वायरिंग होते हैं ये सब पैरेलल में होते हैं। इस कमरे में जितने भी लाइट, जितने पंखे, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं वो सब के सब पैरेलल में हैं। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए आप अलग अलग स्विच दे सकते हो। यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हो, यहाँ स्विच लगा सकते हो, यहाँ स्विच, इसको ऑन करोगे तो केवल ये ऑन होगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको ऑफ करोगे तो केवल ये ऑफ होगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो कि ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ स्विच लगा दिया, ऑन किया तो सब ऑन होगा, ऑफ किया तो सब ऑफ होगा। और इसलिए जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, वो सीरीज में नहीं किया जाता है। किस में करते हैं, पैरेलल में। और यदि सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सबके लिए पावर का फॉर्मूला ये नहीं, कौन सा होगा, ये होगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इज द ट्रू फार्मूला फॉर पावर। आप इसी को यूज करें क्योंकि जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सब इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो सिंस ऑल डोमेस्टिक वायरिंग done in parallel, therefore electrical appliance obey the rule P is equal to V square by R। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए कौन सा रूल होगा, P is equal to V square by R। ये हमारा सही रूल होगा। तो जो अप्लायंस जितना ज़्यादा पावर का होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। आपके पास 5 वाट का एक बल्ब है, 10 वाट का एक बल्ब है, 20 वाट का एक बल्ब है। तो 20 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, 5 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वाटेज उतना कम रेजिस्टेंस। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन का वाटेज जो है वो 1000 वाट का है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो याद रखना कि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाइज को फॉलो नहीं करता। हाँ, उससे जाने वाली करंट, उसका रेजिस्टेंस मालूम हो तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो पावर।
लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो ये फार्मूला यूज नहीं करते हम। इसके अकॉर्डिंगली तो P प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, ऐसा नहीं है। P प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, ठीक है ना। कारण तो समझ में आ गया कि सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दैट्स वाई ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओबे द रूल P = V²/R। P = V²/R को ही वो ओबे करते हैं। वहीं से आप उनका रेजिस्टेंस निकालोगे, वहीं से सब कुछ निकालोगे। अब यदि पावर जो है देख रहे हो कि V² पर भी डिपेंड करता है वोल्टेज पर। यदि एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया तो पावर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और यदि वोल्टेज घट गया तो पावर प्रोडक्शन भी घट जाएगा। पावर प्रोडक्शन भी घट जाएगा। यदि दो वायर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करो तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो दोनों मिलकर के कम पावर देंगे। उन्हीं वायर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस घट गया तो ज़्यादा पावर देंगे। एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है कि दिवाली में जो झालर हम यूज करते हैं वो 40 बल्ब से बना हुआ है, और दिवाली झालर जो होते हैं उसमें बल्ब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में, और इसलिए एक ही स्विच से सब ऑपरेट होते हैं। एक ही स्विच ऑन करो तो सब ऑन हो जाते हैं, ऑफ करो तो सब ऑफ हो जाते हैं। 40 स्विच हम नहीं लगाते वहाँ, एक ही स्विच से होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्वेश्चन था, एक दिवाली झालर में 40 बल्ब्स हैं, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो हमने उसे सर्किट से बाहर कर दिया और बाकी 39 बल्ब का वो झालर बना दिया। तो अब उस झालर से ज़्यादा लाइट आएगा, कम लाइट आएगा, या पहले के बराबर आएगा, ये ऑप्शंस दिए हुए थे। तो पहले उस झालर का टोटल रेजिस्टेंस 40R के बराबर था। एक बल्ब का रेजिस्टेंस यदि R मानते हैं तो 40R हुआ, और एक बल्ब को हमने आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो बच गया उसका रेजिस्टेंस 39R, यानी रेजिस्टेंस कम हुआ, रिड्यूस हुआ। और रेजिस्टेंस यदि कम हुआ तो पावर बढ़ गया तो ज़्यादा लाइट देगा। तो 40 बल्ब वाले झालर की कंपैरिजन में 39 बल्ब वाला जो झालर होगा आपको ज़्यादा लाइट दे रहा होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर। जहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है पावर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है पावर प्रोडक्शन घट रहा है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, ये कांस्टेंट वोल्टेज पर सप्लाई होता है। हमारे यहाँ जो सप्लाई होता है अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट पर होता है। तो हमको कांस्टेंट वोल्टेज पर पावर सप्लाई हो रहा है, न कि कांस्टेंट करंट पर। तो V हमारा कांस्टेंट है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। हम जब प्लग में दो वायर डालते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के बराबर हो जाता है। अब उन प्लग के दोनों पॉइंट के बीच में आप जो चाहे कनेक्ट करो, सबका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर देगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम पावर देगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि पावर डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P = V²/R। ठीक है, तो हमारे लिए यही फार्मूला मेन है, याद रखिएगा, यही मेन फार्मूला है। ठीक, तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।